हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, ये है शक्ति के बारे में। शक्ति का अर्थ एवं परिभाषा। शक्ति हमारे जीवन का आधार है। इस संसार में घटने वाली प्रत्येक शक्ति की अभिव्यक्ति है। राजनीतिक व गैर राजनीतिक जीवन में शक्ति का वही स्थान है जो गाड़ी में इंजन का। शक्ति के बिना समाज में शांति व्यवस्था, न्याय, सुरक्षा, कल्याण संभव नहीं है। तो शक्ति की परिभाषा दी है कुछ। फर्स्ट है मैकाइवर ने। यह किसी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। दूसरा हो गया मैक्स वेबर। शक्ति का अर्थ है किसी सामाजिक संबंध के अंतर्गत एक कर्ता द्वारा दूसरों की इच्छा के विपरीत अपनी इच्छा को कार्यान्वित करने की संभावना। दूसरा हो गया कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार शक्ति प्रमुखता एक विचार व अधिकार ही नहीं बल्कि एक संबंध भी है। चौथा हो गया एच जे मॉर्गेनथाउ। राजनीतिक शक्ति से राजकीय सत्ता धारण करने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध तथा जनता के साथ उसके संबंध का बोध होता है। तो क्या है कि राजनीतिक शक्ति से क्या है कि राजकीय सत्ता धारण करने वाले व्यक्तियों के जो पारस्परिक संबंध तथा जनता के साथ उसके संबंध का बोध होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शक्ति क्या है, प्रभाव की प्रक्रिया भी है और संबंधों का आधार भी। यह प्राप्ति का साधन भी है और एक विचार भी। साधारण अर्थों में शक्ति का अर्थ है अपनी इच्छा और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपेक्षित साधनों तक पहुंच। शक्ति दूसरों के व्यवहार में बदलाव लाने का साधन भी है। शक्ति का स्रोत या आधार, सोर्सेस और बेसिस ऑफ पावर। शक्ति के स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हो गया आंतरिक स्रोत, दूसरा हो गया बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोतों में आत्मज्ञान, व्यक्तित्व, आत्मनियंत्रण शामिल है तथा बाह्य स्रोतों में भौतिक वस्तुएं, संगठन, संगठन का आकार, प्रभावशीलता, सत्ता, विश्वास आदि शामिल हैं। शक्ति के स्रोतों को सामान्य रूप से निम्न प्रकार समझा जा सकता है। फर्स्ट हो गया प्राप्तियां और उपलब्धियां। प्राप्तियों को आर्थिक शक्ति भी कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत भौतिक वस्तुएं, स्वामित्व एवं सामाजिक वस्तुओं की शक्ति, एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति और स्तर आदि शामिल होते हैं। राजनीति व सामाजिक क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां भी शक्ति प्राप्त करने की साधन होती है। लेकिन प्राप्तियों और उपलब्धियों को शक्ति वास्तविक स्रोत तब तक नहीं माना जा सकता है जब तक ये सामाजिकता के गुण से संपन्न न हो जाएं। दूसरा हो गया संगठन और संगठन का आकार। जब विभिन्न विरोध मत वाले व्यक्ति एक हो हो जाते हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ में यूएसए जैसे देशों का वर्चस्व होने के कारण वे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की योग्यता रखते हैं। इसी तरह यूरोपीय संघ में कई विकसित देशों के शामिल होने के कारण इसका प्रभाव पूरे विश्व संबंधों पर दिखाई देता है। इसी तरह संगठन का बड़ा आकार भी शक्ति की अधिकता का परिचायक होता है। तीसरा हो गया ज्ञान। ज्ञान शक्ति का प्रमुख स्रोत है। यह व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रबंधित करने और मिलने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य समस्त योग्यताओं का संचालन होता है। ज्ञान व्यक्ति को करिश्माई नेतृत्व प्रदान करके उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। व्यक्ति के नेतृत्व के गुण, उसकी इच्छा शक्ति, सहनशीलता, उसकी अभिव्यक्ति करने की क्षमता आदि तत्व ज्ञान के तत्व ये घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। इसका समन्वित रूप ही शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि करता है। चौथा हो गया सत्ता। शक्ति की महानता इस बात पर निर्भर करती है कि वह दूसरों को कितनी प्रभावित कर सकती है। सत्ता प्राप्त होने के बाद व्यक्ति अपने ज्ञान व आर्थिक साधनों का उचित संतुलन बिठाकर शक्ति में वृद्धि करने में सक्षम होता है। सत्ता प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने की अधिक क्षमता प्राप्त कर लेता है। यदि कम शक्तिशाली व्यक्ति को भी सत्तारूढ़ कर दिया जाए तो वह अपने ज्ञान के बल पर दूसरों को प्रभावित करके अधिक शक्ति अर्जित करने में कामयाब हो सकता है। पांचवा हो गया प्राकृतिक संसाधन। जिस देश के पास प्राकृतिक साधन है और उसका दोहन करने की उचित व्यवस्था है, वह देश अधिक शक्तिशाली बन जाता है। बिना उस
उचित तकनीकी के संसाधनों का दोहन करने की क्षमता के अभाव में संसाधनों की प्रचुरता के बाद भी शक्ति अर्जित नहीं की जा सकती है। तो प्राकृतिक संसाधन आवश्यक है, मगर उसके लिए तक टेक्नोलॉजी भी होना जरूरी है। अब हो गया शक्ति के प्रकार। शक्ति के निम्नलिखित प्रकार हैं। फर्स्ट है व्यवहार परिवर्तन के आधार पर, बल, प्रभुत्व और चातुर्य। औचित्य के आधार पर एक हो गया कानूनी, दूसरा वैधानिक, तीसरा करिश्माई। बल प्रयोग की दृष्टि से हो गया दमनात्मक शक्ति और दमनात्मक शक्ति। औपचारिकता के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक शक्ति। शक्ति प्रवाह की दृष्टि से एक पक्षीय हो गया, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय। क्षेत्रता के आधार पर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और छठा हो गया शक्ति की मात्रा के आधार पर महान शक्तियां, मध्यम शक्तियां और जो निम्न या लघु शक्तियां। शक्ति के विविध पक्ष हो गए। शक्ति के निम्नलिखित पक्ष हैं राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारात्मक शक्ति। राजनीतिक शक्ति, इसका अर्थ समाज के मूल्यवान संसाधनों को अपनी इच्छानुसार विभिन्न समूहों के हितों या विभिन्न कार्यक्रमों में लगाने की शक्ति। इसमें नीतियां बनाने, कानूनों को लागू करने, कर लगाने व वसूल करने, किसी वर्ग को आर्थिक मदद देना, किसी का दायित्व निर्धारित करने, कानून की अवज्ञा करने वालों को पकड़ने व दंड देने, शत्रुओं और आक्रमणकारियों को नष्ट करने की शक्ति शामिल है। इस शक्ति के उपकरण पुलिस, जेल तथा न्यायालय सैनिक शक्ति हैं। साधारण तौर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका ही करते हैं। ये राजनीतिक शक्ति के औपचारिक या संस्थागत अंग हैं। इसके अतिरिक्त दबाव समूह, राजनीतिक दल भी राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखने के कारण अनौपचारिक अंग हैं। ये अनौपचारिक अंग जनमत तैयार करके जन आंदोलन करके सीधे ही निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया द्वारा सत्तारूढ़ होकर अपनी विशेष विचारधारा के आधार पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करके निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। दूसरा हो गया आर्थिक शक्ति। इसका अर्थ है धन, संपदा, उत्पादन के साधनों या अन्य दुर्लभ संसाधनों के स्वामित्व के बल पर निर्धन लोगों या राष्ट्रों के जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति। कार्ल मार्क्स व लेनिन ने सबसे पहले आर्थिक शक्ति की व्याख्या की। आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति का आधार होती है। आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग ही प्राय सत्ता का स्वामी होता है। उदारवादी लोकतंत्रों में तो बड़े बड़े जमींदार, उद्योगपति और व्यापारिक घराने सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों के स्वामी बन जाते हैं। सरकार अपनी प्राथमिकताओं में इन वर्गों के हितों का अवश्य स्थान देती है। उसके बाद होगी विचारात्मक शक्ति। विचारात्मक शक्ति का अर्थ है किसी विचारधारा के बल पर लोगों को सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करने की शक्ति। विचारधारा विचारों का पुंज होती है। ये विचार समाज में ही जन्म लेते हैं और विचार विशेष सामाजिक वातावरण की उपज होते हैं। विचारों को दुहाई देकर कई बार सरकार जनमत को युद्ध के लिए तैयार भी करती है। कई बार तानाशाही शासक उग्र राष्ट्रवाद की दुहाई देकर देश हित के नाम पर जनता को युद्ध की आग में झोंक देती है। युद्धों के नाम पर जनता को मर मिटने की प्रेरणा देना विचारात्मक शक्ति का दुरुपयोग करना है। यदि विचारात्मक शक्ति का सदुपयोग किया जाए तो वह शक्ति महान कार्य करती है। यह किसी भी सत्ता को वैधता प्रदान करती है। अब हो गया शक्ति और प्रभाव, पावर एंड इन्फ्लुएंस। शक्ति और प्रभाव राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। इन दोनों में गहरा संबंध है। दोनों ही बौद्धिक और संबंधात्मक दोनों औचित्यपूर्ण हो जाने पर ही प्रभावशाली हो पाते हैं। प्रभाव शक्ति को जन्म देता है और शक्ति प्रभाव को। प्रभाव और शक्ति एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। इन दोनों में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं हैं। शक्ति और प्रभाव में समानताएं दोनों बौद्धिक और संबंधात्मक हैं तथा एक दूसरे को सहारा देती हैं। दोनों औचित्यपूर्ण होने पर ही प्रभावी होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव को। इसी प्रकार शक्ति और प्रभाव एक दूसरे का आधार है। चौथा हो गया समानता। शक्ति और प्रभाव समान रूप में मानव व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
प्रभाव और शक्ति में असमानताएं। शक्ति दमनात्मक होती है क्योंकि उसके पीछे कठोर भौतिक बल कार्य कर रहा होता है, जबकि जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसे स्वीकार करने वाले व्यक्ति के पास स्वीकार करने के सिवाय कोई और चारा नहीं होता है। इसके विपरीत प्रभाव अनुनयात्मक, स्वेच्छापूर्ण और मनोवैज्ञानिक होता है। प्रभावित व्यक्ति के पास उसके अनुपालन के बारे में अनेक विकल्प खुले रहते हैं। शक्ति को प्रायः अप्रजातंत्रात्मक, अनडेमोक्रेटिक माना जाता है। वह प्रतिशक्ति को जन्म देती है और भय पर आधारित होती है। इसके विपरीत प्रभाव डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातंत्रीय होता है। उसका अनुपालन स्वेच्छा से किया जाता है, भय से नहीं। शक्ति का प्रयोग निश्चित, सीमित तथा विशिष्ट होता है क्योंकि शक्ति सभ्यता और संस्कृति का बाह्य तत्व होता है। प्रभाव का प्रयोग व्यक्तिगत, अमूर्त, अस्पष्ट तथा व्यापक होता है। शक्ति का प्रयोग और सीमाएं। यूज एंड लिमिटेशन ऑफ पावर। शक्ति का प्रयोग अनेक साधनों द्वारा होता है। वस्तुतः शक्ति का प्रयोग शक्तियों के तहत ही किया जाता है। इन शक्तियों में दंड देना, पुरस्कार देना, आर्थिक लाभ देना या रोकना आदि शामिल हैं। इन शासितों की मात्रा देश, काल और संस्कृति आदि के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जब कोई शक्ति व्यवहार में असफल हो जाती है तो इसे शासित द्वारा दूसरे शासित में बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति या राष्ट्र एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए साम, दाम, दंड भेद का विकल्प के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। इसमें समझाना सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका लालच देने का। इससे दूसरे व्यक्ति का आचरण इच्छानुसार बनाया जा सकता है या बदला जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति समझाने, बुझाने या लोभ देने पर भी नहीं मानता है तो उसे धमकी दी जाए। जहां तक संभव हो दंड का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जब उपरोक्त तीनों साधन असफल रह जाएं तो शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए बल का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन शक्ति का प्रयोग असीमित नहीं होता। उस पर अनेक प्रतिबंध व सीमाएं हैं। ये सीमाएं इतिहास, परंपराएं, सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता, राजनीतिक विकास का प्रभाव, धर्म, नैतिकता एवं समूह के दबाव आदि के रूप में है। शक्ति की सीमाएं प्रयोगकर्ता के लक्ष्य एवं उद्देश्यों, उसकी अपनी क्षमता, पारस्परिक संबंधों, प्रतियोगिता, कार्य पद्धतियों, पर्यावरणात्मक कारकों आदि से भी उत्पन्न होती है। शक्ति का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि शक्ति का प्रयोग किसी ऐसे उद्देश्य के लिए न किया गया हो जो इतिहास व परंपराओं को आघात करने वाला हो। कोई भी काम नैतिकता तथा धर्म के खिलाफ किया जाएगा तो उसे औचित्यपूर्ण नहीं माना जाएगा। शक्ति का प्रयोग सदैव राजनीतिक व सामाजिक विकास के अनुकूल ही होना चाहिए, अन्यथा जन आंदोलन भड़कने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। जिन देशों में दबाव समूह या हित समूह अधिक संगठित व प्रभावशाली होते हैं, वहां सरकार कोई भी ऐसा कार्य उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकती है। अब लास्ट में हो गया शक्ति की अवधारणा का महत्व। शक्ति राजनीतिक व्यवहार का महत्वपूर्ण तत्व है। प्राचीन काल से ही शक्ति राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन का केंद्र बिंदु रही है। इसी कारण आधुनिक समय में भी शक्ति को राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख स्थान दिया गया है। यूनानी विचारक प्लेटो व अरस्तु से लेकर लास्वेल व डाहल तक आधुनिक समय में भी शक्ति राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण विषय है। कर्लिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है। मार्गेंथाउ ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष कहा है। शक्ति मनुष्य की समस्त गतिविधियों का आधार है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया शक्ति का अर्थ, परिभाषा, शक्ति का आधार, स्रोत और शक्ति के विभिन्न पक्ष और शक्ति और प्रभाव में असमानताएं, असमानताएं, शक्ति का महत्व और शक्ति की सीमाएं, उसके बारे में हो गया वीडियो। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.